अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जो है बात करने लगे हैं इसराइल और ईरान पे, जो अभी इनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो जंग चल रही है उस पे। तो पहली बात तो मैं क्लियर करता चलूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है ना कि ये न्यूक्लियर पावर की जंग है ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स की जंग है ही नहीं। ये जंग जो है वो अमेरिका और इसराइल की मिली भगत, जो इनका गठजोड़ जो है, ये जंग सिर्फ रजीम चेंज की वजह से है कि जी हमें ईरान में रजीम चेंज चाहिए। इसका अगर हम अपनी हिस्ट्री उठा के देखें तो सबूत लिबिया से भी मिलता है और इराक से भी मिलता है कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू के ही कहने पे अमेरिका ने इराक पे जो है जंग छेड़ी, वहाँ पे जो है पूरी रजीम चेंज कराई, और उसके बाद इन्होंने मुअम्मर कज़ाफ़ी के ख़िलाफ़ भी पूरा कूप किया और वहाँ पे भी हुकूमत का जो है पूरा पासा पलटा इन्होंने। बाकी अब खैर जंग तो शुरू हो गई है। इसराइल ने जब ठीक ठाक हमला किया पहली बारी में, लेकिन ईरान ने भी मुंह तोड़ और ताबड़तोड़ जवाब दिए आगे से। तो लग तो समझ गई है इसराइल को भी एक बार कि भाई ये वो इंडिया पाकिस्तान वाला चक्कर नहीं, या इसराइल फ़लस्तीन वाला चक्कर नहीं है, ना ही लबनान की तरह, क्योंकि आगे जो मुल्क है वो भी तगड़ा मुल्क है। और किसी भी रीजन को स्टेबल रखने के लिए, दुनिया को स्टेबल रखने के लिए, किसी भी जगह को स्टेबल रखने के लिए ना कभी भी एक पावर नहीं होती, हमेशा दो पावर्स होती हैं। ताकि उसमें होता है ये है कि किसी भी थर्ड पार्टी को कोई नुकसान पहुंचाने लगता है ना, तो अगले को पहले सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि मैं इस पर मिसाइल मारूं या मैं इस पर हमला करूं और ये अगले के साथ अलायंस कर ले। जैसा कि यूएसएसआर, रशिया और अमेरिका के दरमियान जो है एक काफ़ी अरसे तक वो एक कोल्ड वॉर बाद में हुई, लेकिन वो एक सिलसिला चलता रहा कि दो सुपर पावर्स थी। तो इसराइल भी किसी पे हमला नहीं कर, इसराइल कह रहा हूँ, ईरान अपना सोवियत यूनियन भी किसी पे हमला करने से पहले सोचती होती थी कि ऐसा ना हो कि मैं इस पे हमला करूं और ये जाके अमेरिका के साथ मिल जाए, क्योंकि वो अमेरिका के साथ फिर ब्लॉक स्ट्रांग हो जाएगा। और अमेरिका भी हमला नहीं करता था। जब से सोवियत यूनियन तोड़ी, खैर से उसमें भी मसला हमारा ही हाथ था। खैर सोवियत यूनियन तोड़ने के बाद आपने देखा कि कैसे अमेरिका जो है वो फिर पूरी एक जंगल का जो है वो एक अकलौता शेर बन गया, और उसका फिर जिधर दिल किया, मिडल ईस्ट से लेके हर जगह तक, अफ्रीका हो या मिडल ईस्ट हो या कोई भी कंट्रीज़ हो, साउथ एशिया हो, हर जगह पे अकेली सुपर पावर थी, तो उसने अपने हिसाब से जो है वो लेके चला। अब बात करते हैं कि जी जो अभी हमले हो रहे हैं वो उनकी नोयत क्या है या क्या हिसाब है। ज़ाहिर बात है इसराइल के पास जदीद टेक्नोलॉजी है, पीछे फ्रांस का भी हाथ है, बरतानिया का भी हाथ है, अमेरिका का भी हाथ है। तो जब आपके पीछे 3-4 बाप खड़े हो ना आपके, तो फिर आप इसी तरह ही जो है ना उछलते कूदते हैं उस टाइम पे, ठीक है। अब ईरान बना हुआ है सिर्फ अपने बलबूते पे। एक जो ड्रॉबैक ईरान के पास है वो ये है कि इसके पास एयरफोर्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इनके पास जंगी जहाज़ कहीं से ख़रीद नहीं सकते सैंक्शंस की वजह से। और बाकी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो इन्होंने अपनी खुद डेवलप की और वो ऐसी डेवलप की कि उसमें इन्होंने आधी दुनिया को पीछे छोड़ दिया। और जबकि हम इसराइल को देखते हैं तो उसके पास मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी है, डिफेंस सिस्टम अपने हैं, और सबसे बढ़ के जो आजकल का एक जदीद दौर है जंग का, एयर फोर्स उनकी बहुत तगड़ी है। अब वो वहाँ से हमला करने के लिए आते हैं, ठीक है। इसमें शाबाशी जो है, एक लानत वाली शाबाशी जो है वो उर्दन को भी मिलती है कि जब इसराइल उसकी एयर स्पेस से आता है तो वो कुछ भी नहीं कहता, चुप करके बैठा रहता है कि जी आप आएँ और जाएँ और हमला करके आ जाए ईरान पे। जब ईरान मिसाइल चलाता है तो उर्दन कहता है नहीं जी हमारी एयर स्पेस जंग के लिए नहीं इस्तेमाल होगी, तो वो बीच में इंटरसेप्ट भी करता है और बीच में गिराता मारता भी है। अब इसी में मैं काफ़ी सारे लोगों को सुन रहा था, और ईऑन पॉडकास्ट वाले हमारे एक अमानुल्लाह भाई हैं। अब पर्सनली मैं उनको बड़ा जो है ना वो पसंद भी करता हूँ, बड़ी अच्छी पॉडकास्ट होती है उनकी और बड़ी नॉलेजेबल होती हैं। उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की और वाकई बड़ा नुक्ता उन्होंने नोट किया वो वाला कि ईरान को जिस तरह अभी भी जवाब देना चाहिए ना ताबड़तोड़ किस्म का, मतलब बढ़ चढ़ के 100%, 110% का एक जो है ना एक पुश बैक और एक पंच देना चाहिए, वो अभी तक ईरान की तरफ से नहीं आ रहा। और उसका रिजल्ट हम ये भी देख रहे हैं कि वो 100 मिसाइल फायर करते हैं तो 80 इंटरसेप्ट होते हैं, 20 जाके गिरते हैं। अब उसमें मेरा एक पर्सनल एक तजिया ये है, अमानुल्लाह भाई अगर सुने तो हमें शर्फ बख्शे हमारी ये जो है वो क्लिप सुनने का। तो उसमें जो है मुझे मेरा एक पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अकाउंटिंग में ना हम लोग पढ़ते थे कि FIFO LIFO एक कंसेप्ट होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लास्ट इन फर्स्ट आउट। के मतलब इन्वेंट्री में जो चीज़ पहले ख़रीद ली उसको बेचना भी पहले है,
ये हो गया फाइफो। और लाइफो में होता है कि जो सबसे लास्ट में चीज़ खरीदी है ना, जो कल चीज़ खरीदी है फॉर एग्जांपल मैंने, वो मैं सबसे पहले निकालूंगा आगे। अब ईरान को जब हम देखते हैं ना, तो ईरान पिछले 40 साल से, जब से ये सैंक्शंस लगी और जब से स्पेशली अमेरिका ने इन्वेड किया है जो है इराक को, तब से ईरान अंधाधुंध मिसाइल बनाई जा रहा है कि जी किसी न किसी टाइम तो ये काम आएंगी। और उसको भी पता था कि काम ये दो ही मुल्कों के खिलाफ आएंगे, या अमेरिका के खिलाफ आएंगे या जो है ये इसराइल के खिलाफ आएंगे। तो ज़ाहिर बात है आज से 40 साल पहले की टेक्नोलॉजी फ़र्क है, आज की टेक्नोलॉजी फ़र्क है। चाहे सैंक्शंस लगे हुए हैं जो मर्जी, उनके तो घर की खेती है मिसाइल बनाना। तो अब जहाँ तक मुझे लगती है वो चीज़ ना, कि अभी तक वो फुल पंच क्यों नहीं मार रहा। अब इसमें एक और नुकता भी ऐड करता चलूँ एक्सप्लेन करने से पहले, कि आपका कोई भी डिफेंस सिस्टम होता है ना, S-400 हो जाए, उसके अलावा जो है आपका पैट्रियट्सनिज्म करके कुछ है नाम, वो हो जाए, या आपका आयरन डोम हो जाए, तो हर एक की लिमिट होती है। मतलब उसके अंदर ज़ाहिर बात है आयरन डोम के अंदर भी वक्ती तौर पे 60 मिसाइल होंगे, 80 मिसाइल होंगे, 90 मिसाइल होंगे, कि भाई वो 90 मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। उसके बाद उसको भी रीलोड होने के लिए टाइम चाहिए। तो एक तो ईरान की स्ट्रेटजी, उनकी लीडरशिप को भी मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद उनके पास स्ट्रेटजिस्ट जो थे, उनकी लीडरशिप में जो सेकंड नंबर पे थे, जिन्होंने अहदा संभाला और ये स्ट्रेटजी बनाई, उनको सलाम पेश करना चाहूँगा मैं। कि एक तो उन्होंने ये कि सारे मिक्स करके जो है ना, वो जिस तरह मिक्स वेजिटेबल होती है ना, उन्होंने मिक्स मिसाइल चलाए हैं। तो अगले इंटरसेप्ट करने को वाले भी जो सिस्टम जो है वो भी थोड़ा सा बुखलाते हैं एक बार, कि भाई ये तो एक स्पीड आ रही थी 1000 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, तो अगला मैक 5 की स्पीड पे आ गया जहाज़ हमारा हाइपरसोनिक और मिसाइल आ गया है, तो इसका क्या करें हम। तो एक तो वो भी बुखला जाता है ना, सिस्टम भी बुखला जाता है। दूसरा जो ईरान की सबसे स्ट्रेटजी जो मुझे पर्सनली लगता है कि उन्होंने ये अपनाई है और जो मुझे पसंद भी आई, वो उन्होंने जो अकाउंटिंग सिस्टम की बात करता ना, उन्होंने किया फाइफो सिस्टम, कि हम अगले मुल्क को भी एग्जॉस्ट करें, ठीक है, उधर पैनिक भी ज़्यादा देर तक क्रिएट रहे, उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी एग्जॉस्ट रहे, कि वो भी सारी बात एग्जॉस्ट हो चलाता रहेगा, शुरू के मिसाइल इंटरसेप्ट करता रहेगा। अब इस बात को अगर एक्सप्लेन करते हैं, वो ये कि आज से 40 साल पहले जिस टेक्नोलॉजी में उन्होंने मिसाइल बनाए थे, जाहिर बात है वो भी तो पड़े हुए हैं ना उनके पास, क्योंकि उनकी भी प्रॉपर खुला जंग तो कहीं नहीं हुई। तो बजाय इसके कि उनको वो आखिर के लिए रखते, उन्होंने जो जदीद टेक्नोलॉजी के, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल है ना, वो रखे हुए हैं फाइनल वेव के लिए, कि जब फाइनल मैच खेलेंगे तो असल प्लेयर अपना जो है ना, जो हिटर है, वो उस टाइम पे निकालेंगे। अभी वो सिर्फ ये है कि एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, एक दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हम भी आयरन डोम को फेल कर सकते हैं। आयरन डोम को इतना अल्लाह माफ़ करे, कोई खुदा नहीं है कि वो हर चीज़ को इंटरसेप्ट करेगा। तो अब ये 40 साल पहले वाले जो मिसाइल जो फर्स्ट इन थे, जो फर्स्ट इनिशियल उन्होंने वेव बनाई थी खुद अपने पास, अभी वो चला के उन्होंने इसका ये हाल किया हुआ है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अब जिस टाइम तक असली वेव जो इनके जो रिसेंट और जदीद टेक्नोलॉजी वाले मिसाइल चलने की बारी आएगी ना, तब तक वैसे उनके सिस्टम इतने एग्जॉस्ट हो चुके होंगे, उनकी आवाम में इतना पैनिक हो चुका होगा कि फिर वो जो आवाज़ें दूसरों को लगाते हैं ना, वो काम उनके साथ होगा कि उनकी अपनी आवाम अंदर से प्रेशराइज करेगी कि खुदा का वास्ता बंद कराओ इनको, कि हमारी जानें ज़ाब हुई हैं। क्योंकि हम मुसलमानों को, हमने जितनी पिछले वॉरफेयर्स देख ली हैं ना, ये इन्हीं वेस्ट की वजह से, अमेरिका बरतानिया की वजह से, यूरोप की वजह से, हम एक कह लें कि हार्ड शेल हो गए उस टाइम पे, कि भाई हमें आदत है। अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। पाकिस्तान की कुछ अर्सा पहले के आप हालात देखें तो दिन में 5-5 खुद कुछ हमले हो रहे होते थे, 100-200 बंदों की मयतें एक जगह से उठ रही होती थी। तो हमने वो शहादतें देखी हैं, हमने अपने बच्चे शहीद करवाए हैं, हमने अपने घर वाले शहीद करवाए हैं। तो हमें तो है आदत। अब ये इसराइली बच्चों को जो है ना, इनको आदत नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा डरते भी हैं, मम्मी डैडी बच्चे जो बर्गर है, ठीक है, और वो सबसे ज़्यादा प्रेशराइज भी होते हैं, और वो फिर प्रेशराइज करते भी हैं अपनी गवर्नमेंट को। उसका आखिरी बात ये करके ख़त्म करेंगे, उसका एक मुंह बोलता सबूत ये है कि अमेरिका के अंदर जो 9/11 के बाद इन्होंने एक इस्लामोफोबिया क्रिएट किया था, कि मोहम्मद और किसी ने को उस दिन में सुन रहा था कि मोहम्मद और उसामा नामी लोगों को वीज़ा नहीं देते थे, उनको पकड़ कर ढक लेते थे। इतने वो एंटी इस्लामिक हो गए थे और प्रो इसराइली हो गए थे स्पेशली। अब इस सब के बाद जो पिछले 20 माह से फ़लस्तीन में भी हो रहा है, वो चीज़ें भी बेनकाब हो रही हैं। उसकी वजह से तो भी इतना बड़ा पैराडाइम शिफ्ट हुआ है कि 30 से 40% तक तो जो अमेरिकी अवाम है और स्पेशली उनकी जो यूथ है, वो ख़ुद अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ हो चुके हैं कि भाई तुम लोग क्यों किसी और, आप कभी कोई पॉडकास्ट अमेरिकन उठा के देख ले, आप कोई न्यूज़ चैनल देख ले, तो वहाँ पे लोग बैठ के यही बात कर रहे हैं कि भाई इसराइल ने ज्वाइन करनी है तो इसराइल करे, इसराइल हमें क्यों घसीट रहा है, जैसे उसने इराक के टाइम पे घसीटा, जैसे उन्होंने मोहम्मद गद्दाफी के टाइम पे, लीबिया के टाइम पे घसीटा।
अब उनकी आवाम को भी समझ में आ गई है कि इसराइल वो जो है बदबख्त है, ठीक है, वो एक आप कह लें कि बिन बाप का जो नाजायज़ औलाद होती है ना, वो नाजायज़ औलाद है दुनिया की, जो हर बार अपनी उंगली अपनी मस्ती की वजह से मामला शुरू करता है, फिर अमेरिका को घसीट के सामने कर देता है। अमेरिका उनके हिस्से की जंग लड़ता रहता है, खुद वो सारा पीछे होकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका की माएँ अपने बच्चे गंवा रही हैं, ठीक है, वहाँ की जो बीवियाँ हैं वो अपने शौहर गंवा रही हैं, वहाँ का टैक्स पेयर का पैसा लग रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है एक, कि इस टाइम पे ऑलरेडी आप उधर की आवाम में इतना बड़ा चेंज देख रहे हैं कि वो खड़ी हुई है डोनाल्ड ट्रंप को सामने से कह रही है कि भाई हमने किसी तीसरे मुल्क की जंग नहीं लड़नी, हमारी होगी तो हम लड़ लेंगे। अगर ईरान के साथ हम लड़े होते तो हम अपनी जंग लड़ते, हम आपको ना रोकते, लेकिन ये नाजायज़ औलाद की जंग है, इस पे आपको हम नहीं जाने देंगे। तो बहरहाल ये तो चंद जो है कुछ फैक्ट्स थे और कुछ मेरा अपना तजिया था, और जो आप कह लें कि कुछ जो है वो जो इंटरनेशनल लेवल पे, आप ग्लोबल लेवल पे जो तजिया निगार बैठे हुए हैं उनके तजिए थे। मज़ीद अपडेट्स के लिए जो भी बात होगी फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी हमारी उस सिलसिले में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।